नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम। पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी हमले की पहली बरसी पर इजरायल में हाई अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में ग्वालियर में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ परस्पर हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई समझौते होने की आशा है। इससे पहले डॉक्टर मुइज्जू का राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत किया जाएगा। श्री मुइज्जू राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। वे कल आगरा और मुंबई तथा बुधवार को बेंगलुरु जाएंगे। श्री मुइज्जू भारत की 5 दिन की राजकीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। यह राष्ट्रपति डॉक्टर मुइज्जू की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इससे पहले वे इस साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का समुद्री पड़ोसी देश है और प्रधानमंत्री के सागर और भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के परिप्रेक्ष्य में एक विशेष स्थान रखता है। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की मालदीव की यात्रा और इसके बाद राष्ट्रपति डॉक्टर मुइज्जू की भारत यात्रा इस बात का प्रमाण है कि भारत मालदीव के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत संबंधों को और गति मिलने की उम्मीद है। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनके लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को विकास सहायता प्रदान करने में निकटता से शामिल 5 केंद्रीय मंत्री भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार, केंद्र, राज्यों और केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी विचार विमर्श में भाग लेंगे। केंद्र सरकार मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार की रणनीति के कारण नक्सली हिंसा में 72% कमी आई है। सुरक्षा बलों ने इस वर्ष अब तक 202 नक्सलियों को मार गिराया, जबकि 723 नक्सलियों ने समर्पण किया और 812 को गिरफ्तार किया गया है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 2024 में 38 रह गई है। सरकार ने प्रभावित राज्यों के सुदूर इलाकों तक विकास योजनाएं पहुंचाने के लिए सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने सहित कई कदम उठाए हैं। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। एक समाचार एजेंसी से साक्षात्कार में श्री रिजिजू ने कहा कि मणिपुर की कुछ घटनाओं को छोड़कर पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति बनी हुई है। तो मोदी जी आने के बाद 10,000 से ज्यादा मिलिटेंट जो है हथियार के साथ में सरेंडर किया है और मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति है और अभी जिस तेजी के साथ नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ रहा है, तो कुछ सालों के बाद में नॉर्थ ईस्ट देश के अन्य भागों के साथ में हम बराबर में पहुंच जाएंगे। इस तरीके से मोदी जी ने पूर्वोत्तर राज्यों का विकास किया है। श्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ भी ठोस नहीं किया।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक आज शुरू होगी। विशेषज्ञों के अनुसार रिजर्व बैंक की प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। खाद्य मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास का जोखिम बैंक की प्रमुख चिंता है। सरकार ने रिजर्व बैंक को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति को करीब 4% पर बनाए रखने का काम सौंपा है। इस महीने के शुरू में समिति का पुनर्गठन किया गया और 3 नए सदस्य शामिल किए गए। समिति के अध्यक्ष और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास बुधवार को समिति की बैठक के परिणामों की जानकारी देंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अंतरिक्ष स्टार्टअप की उद्यम निधि के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कल नई दिल्ली में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जानकारी दी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में देश में अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या 1.5 लाख से अधिक हो गई है और भारत इस क्षेत्र में विश्व में तीसरे स्थान पर है। अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मोदी सरकार की अनुमति से नई पहल और नए उद्यमियों को बढ़ावा मिला है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल हरियाणा के साथ ही विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी। 90 सदस्यीय विधानसभा की मतगणना के लिए सभी जिला मुख्यालयों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को हटाए जाने के उपरांत जम्मू कश्मीर में पहली निर्वाचित सरकार का गठन होने जा रहा है। हाल ही में 3 चरणों में हुए चुनावों में भारी मतदान दर्ज किया गया। अब 873 प्रत्याशियों का बागी ईवीएम में कैद है और ये देखना बाकी होगा कि कौन से सदस्य चुनाव जीतकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पहुंचेंगे और कौन सी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम होगी। इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग के पोली ने कहा कि कल होने वाली सुरक्षित और सुचारू मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 90 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि ये मतदान केंद्र सभी 22 जिलों के मुख्यालय में हैं। कालका और पंचकुला सीटों के वोटों की गणना पंचकुला में तथा नारायणगढ़, अंबाला छावनी, अंबाला शहर और मुलाना सीट के लिए अंबाला में मतगणना होगी। श्री अग्रवाल ने बताया कि सभी स्ट्रांग रूम सीसीटीवी की निगरानी में है। हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बल स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक पद पर आज 23 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2001 में आज ही के दिन श्री मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। एक रिपोर्ट। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के शुरू किए गए कई कल्याणकारी कार्यक्रम गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की पहल से प्रेरित हैं। गुजरात मॉडल कहे जाने वाले ये उपाय जल संरक्षण, पौधारोपण अभियान, संविधान का उत्सव मनाने, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने से संबंधित हैं। श्री मोदी ने जन भागीदारी या शासन में लोगों की भागीदारी पर बल दिया है। प्रधानमंत्री का शुरू किया गया बहुचर्चित जल जीवन मिशन 2004 उत्तरी गुजरात के पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए शुरू किए गए सुजलाम सुफलाम जल अभियान के अनुभव से प्रेरित है। ये गुजरात के लोगों की पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नर्मदा नदी का पानी लाने, नदियों को जोड़ने और वर्षा जल संचयन पर केंद्रित है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। गुजरात सरकार आज से विकास सप्ताह मना रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 2001 में श्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने से अब तक राज्य की विकास यात्रा पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य के विकास में नरेंद्र मोदी जी के महत्वपूर्ण योगदानों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए गुजरात सरकार 23 प्रतिष्ठित स्थानों पर विकास यात्रा आयोजित करेगी, जिसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अहमदाबाद रिवर फ्रंट, मोढेरा सूर्य मंदिर और गिफ्ट सिटी जैसे स्थल शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सभी मंत्रियों के साथ आज गांधीनगर में भारत विकास प्रतिज्ञा लेंगे। स्कूलों में लखपति दीदी और ड्रोन दीदी को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित भी किया जाएगा। राज्य के आर्थिक विकास को प्रदर्शित करने के लिए गुजरात विकास इनोवेशन एक्सपो भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्टार्टअप, नए आविष्कारों को और उद्यमियों के योगदान को प्रदर्शित किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों और सिद्धियों जैसे कि भूकंप के बाद भुज का पुनर्निर्माण, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट और उनके द्वारा लिए गए विभिन्न सामाजिक आर्थिक पहलों को मोबाइल प्रदर्शनी वैन के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जाएगा। नागरिक सोशल और डिजिटल मीडिया पर विकास सप्ताह हैशटैग का उपयोग करके नरेंद्र मोदी के शासन पहलों के और उनके सामाजिक प्रभाव के बारे में अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी हमले की पहली बरसी पर इजरायल हाई अलर्ट पर है। इजरायली रक्षा बलों ने कहा है कि गजा से लंबी दूरी के रॉकेट हमले या अन्य हमलों की आशंका है। इजरायल ने गजा के पास और अधिक सैनिक तैनात किए हैं। इस बीच इजरायल के बेरशेबा में बस स्टेशन पर बंदूकधारी के हमले में एक महिला की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। पुलिस ने इसे आतंकी हमला बताया है। पाकिस्तान में कराची हवाई अड्डे पर कल रात एक विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। अलगाववादी आतंकवादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। भारत ने 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया है। ग्वालियर में पहले बल्लेबाजी करती हुई बांग्लादेश की टीम 127 रन पर सिमट गई। भारत ने 11 ओवर और 5 गेंद में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। अर्शदीप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। उधर दुबई में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई पाकिस्तान की टीम 8 विकेट पर 105 रन ही बना सकी। भारत ने 18 ओवर और 5 गेंद में 4 विकेट पर 108 रन बनाकर मैच जीत लिया। भारत का अगला मैच बुधवार को श्रीलंका से होगा। शारजाह में ग्रुप बी में आज इंग्लैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। उधर अमेरिका की कोको गॉफ ने चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल गॉफ ने चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा को हराया। गॉफ का इस वर्ष का ये दूसरा और कुल 8वां खिताब है। गॉफ 14 साल में सबसे कम उम्र की चाइना ओपन चैंपियन बन गई हैं। सेरेना विलियम्स के बाद टूर्नामेंट जीतने वाली वे दूसरी अमरीकी खिलाड़ी भी हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के द्विभाषी साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित की जाएगी। इस कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में नई दिल्ली एम्स के मनोरोग विभाग के डॉक्टर नंद कुमार उपस्थित रहेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 01123421050 और 01123314444 पर हमारे विशेषज्ञ से प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। देश के पूर्वोत्तर, पूर्वी और दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान बहुत तेज वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद निखिल। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग समाचारों को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी की खबर है, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू पहुंचे भारत, रिश्तों को मिलेगा नया मुकाम। जनसत्ता लिखता है, भारत से संबंध सुधारने पर मालदीव के राष्ट्रपति का जोर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज करेंगे बैठक। हरिभूमि की खबर है, प्रधानमंत्री ने न्यायविदों और लेखकों को लिखा पत्र, कहा उज्ज्वल भविष्य के लिए वैश्विक शांति बहुत ही आवश्यक। दैनिक ट्रिब्यून ने कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के इस बयान को सुर्खी बनाया है, एआई अगले दशक में दुनिया पर गहरा प्रभाव डालेगा। दैनिक जागरण ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की मतगणना से पूर्व राजनीतिक सरगर्मियों को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। वहीं राजस्थान पत्रिका लिखता है, हरियाणा में कुर्सी की जंग, जम्मू कश्मीर में जोड़ तोड़ का खेल। अमर उजाला की सुर्खी है, एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस उत्साहित, वहीं जम्मू कश्मीर में बागी, निर्दलीय छोटे दलों पर भाजपा की नजर। देशबंधु की खबर है, कश्मीर में पहली बर्फबारी से सफेद हुए पहाड़, ऊपरी इलाकों में 3 इंच तक बर्फ जमी। धन्यवाद रवि। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ो के साथ बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी हमले की पहली बरसी पर इजरायल में हाई अलर्ट।
और पुरुष क्रिकेट में ग्वालियर में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।